हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज की सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आपके सामने टेंस और पार्ट्स ऑफ स्पीच के एक और सेशन के साथ हाजिर हैं। हम पहले दो सेशन कंप्लीट कर चुके हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच और टेंसेस के, जिसमें हमने 30 प्लस 30 प्लस 30 इज इक्वल टू 60 क्वेश्चंस एक्सप्लेनेशन के साथ डिस्कस कर लिए हैं और उम्मीद है कि वो सेशन आपको पसंद आए होंगे। तो चलिए एक नया सेशन शुरू करते हैं, सेशन नंबर 3, टेंसेस एंड पार्ट्स ऑफ स्पीच का। हेलो, आई एम नूर आलम। आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश क्लासेस। उम्मीद है आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। सो लेट्स स्टार्ट विथ अवर जर्नी। क्वेश्चन नंबर 61, which form of the tense is used to describe things that are happening right now? Which form of the tense का कौन सा फॉर्म है वो is used, जिसका यूज किया जाता है to describe things, घटनाओं को, कार्यों को बताने के लिए। यहाँ देखिए, थिंग का मतलब वस्तु नहीं है, कार्य या घटना है। ठीक है, आर हैपनिंग राइट नाउ, जो अभी हो रही हो, कार्य या घटना। तो थिंग्स का यहाँ पर जो सेंस है वो कार्य से है या फिर किसी घटना से है। तो उसका कहने का मतलब ये है कि जो ये नीचे चार ऑप्शन है हमारे, उनमें से कौन सा टेंस है जो उन कार्य या घटनाओं को बताता हो जो हैपनिंग राइट नाउ, अभी फिलहाल हो रही हो। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन में क्या क्या दिया है। पास्ट टेंस, ये तो बीत चुका। फ्यूचर, आने वाला, ये दोनों नहीं होंगे। परफेक्ट टेंस, ये तो होगा ही नहीं क्योंकि काल की बात की गई, तो ये प्रेजेंट टेंस होगा। अब इसमें एक और फैक्ट आप देख लीजिए कि क्योंकि प्रेजेंट टेंस के भी चार पार्ट होते हैं और इनमें से जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस ही वो टेंस है जो बिल्कुल वर्तमान में जो घटित हो रहा है। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट में कहेंगे कि हो चुका, तो वो पार्शियली पास्ट हो जाता है, लेकिन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस मतलब हैपनिंग राइट नाउ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक विथ द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। प्लू परफेक्ट इज यूजुअली, देखिए इसमें कुछ समझने की बात नहीं है। प्लू परफेक्ट आपको पास्ट परफेक्ट टेंस को कहते हैं। प्लू परफेक्ट मीन्स पास्ट परफेक्ट टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन 63 देखेंगे। Select the most appropriate option. The past continuous tense is also known as past continuous tense को past progressive tense भी कहा जाता है। और इस past progressive या past continuous tense में helping verb आपकी was या were होती है। और अगर वर्ब के फॉर्म की बात करेंगे तो फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, फर्स्ट फॉर्म और प्लस आएंगे। ठीक है, ये इसकी हेल्पिंग वर्ब होगी और ये इसकी मेन वर्ब होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 64। क्वेश्चन नंबर 64 कहता है व्हिच फॉर्म ऑफ द टेंस इज यूज्ड इन द सेंटेंस, की जो सेंटेंस दिया गया है इसमें कौन सा टेंस है, ये हमें बताना है। देखिए, एक बात आप हमेशा ध्यान रखिए कि जब लास्ट शब्द के साथ में कोई टाइम डिनोटिंग नाउन दिया हो, टाइम को डिनोट करने वाला, तो वहां पर सिंपल पास्ट टेंस आपको लगाना है या फिर इसके अलावा पास्ट इन डेफिनेट टेंस लगाना है। सिंपल पास्ट या पास्ट इन डेफिनेट टेंस। ठीक है, कब लगाना है? जब लास्ट और प्लस टाइम दिया हो। सेंस फॉर ना दिया हो तो खैर सेंस फॉर जब दिया ही होगा तो फिर लास्ट का काम नहीं रह जाता है उसमें, तो आपको लास्ट प्लस ध्यान रखना है। जैसे लास्ट टाइम, लास्ट नाइट, लास्ट डे, लास्ट मंथ, लास्ट वीक, लास्ट ईयर, ये जितने भी फ्रेजेस बनेंगे एडवर्बियल फ्रेज, ये आपके सिंपल पास्ट टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस को इंडिकेट करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 65। द वर्ड फ्यू यूज्ड इन द सेंटेंस, जो फ्यू वर्ड है जो सेंटेंस में यूज है, आई हैव फ्यू फ्रेंड्स, इज द डिटरमाइनर, किस तरह का डिटरमाइनर है ये? तो ये जो डिटरमाइनर है आपका, ये क्वांटिटी बताने वाला है, तो ये हो जाएगा क्वांटिफायर डिटरमाइनर। इसका थोड़ा सा अपन एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे। क्वांटिफायर्स स्टेट प्रिसाइजली और सजेस्ट अप्रोक्सीमेटली द अमाउंट। क्वांटिफायर जो होते हैं वो प्रिसाइजली, बड़ी संक्षिप्तता से, और सजेस्ट या हमें बताते हैं
और अप्रोक्सीमेटली द अमाउंट, लगभग अमाउंट बता देंगे या लगभग आपको नंबर बता दिया जाएगा ऑफ अ नाउन, किसी नाउन का। हियर इज द चार्ट, अभी चार्ट देख लीजिए। काउंटेबल नाउन अगर है, यहाँ पर नाउन लिख लीजिए, काउंटेबल नाउन अगर है तो आपका एवरी लगेगा, मेनी लगेगा, फ्यू लगेगा, फीवर लगेगा और फ्यूवेस्ट लगता है। और जब अनकाउंटेबल होगा, अनकाउंटेबल नाउन होगा तो उस कंडीशन में मच लगेगा, लीस्ट लगेगा या लिटिल लगेगा। ठीक है, लिटिल और फ्यू एक ही सेंस में यूज होते हैं। फर्क क्या है, फ्यू यूज होगा काउंटेबल के साथ, यानी जब हम नाउन को गिन पाएंगे, और लिटिल होगा जब कोई क्वांटिटी बताई जाएगी जिसे गिना नहीं बल्कि तौला या नापा जा सकेगा। ठीक है, और ये कॉमन दोनों में जो यूज हो सकते हैं वो ऑल है, मोस्ट है, सम है, एनी है और नो है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 66। चूज द करेक्ट टेंस टू कंप्लीट द सेंटेंस। रॉन एंड सोफी दो नाम दिए हैं, यानी ये प्लूरल सब्जेक्ट हो गया। विजिटेड दियर ग्रैंड मदर्स होम सिंस कॉलेज डेज। रॉन और सोफी जो है विजिटेड, वो घूमने नहीं आ पाए, नहीं का अर्थ होगा क्योंकि यहाँ पे आपका सिंस के साथ एक तो कॉलेज डेज दिया है प्लस यहाँ पे थर्ड फॉर्म है। ठीक है, डियर ग्रैंड मदर्स होम सिंस कॉलेज डेज, अपने स्कूल के दिनों से अपनी दादी के घर नहीं जा पाए हैं घूमने के लिए। तो यहाँ पर क्योंकि नहीं जा पाए हैं का सेंस होगा तो ये हैव नॉट लगेगा प्लूरल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए 67। चूज द करेक्ट टेंस टू कंप्लीट द सेंटेंस। करेक्ट टेंस चूज करना है इस सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए। एना वॉज टायर्ड, एना थक चुकी थी। बिकॉज क्योंकि शी वर्किंग ऑल डे, वो पूरा दिन काम करती रही। दिन दिया है तो यहाँ पर हेडिंग लगा दीजिए, दिन मतलब समय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 68। चूज द करेक्ट टेंस टू कंप्लीट द सेंटेंस। सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए हमें एक टेंस को चूज करना है चारों में से। करेक्ट टेंस यानी हेल्पिंग वर्ब। द ट्रेन लेफ्ट व्हेन यू रीच्ड एट द स्टेशन, रेलगाड़ी जा चुकी थी। व्हेन यू रीच्ड एट द स्टेशन, जब तुम स्टेशन पहुंचे, तो हैड लगेगा। पास्ट परफेक्ट की यही पहचान है। पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या होता है कि जो काम हो चुका होगा, यानी जो पहले हो जाता है काम, उसके लिए अपन हैड का यूज करते हैं प्लस एमवी यानी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। और जो काम बाद में होता है उसमें आप पास्ट इंडेफिनिट का यूज करते हैं। पास्ट इंडेफिनिट, और पास्ट इंडेफिनिट के लिए रूल क्या है कि हर एक कर्ता के साथ पॉजिटिव सेंटेंस में आप मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज करेंगे और उसमें किसी भी सहायक क्रिया का यूज नहीं करेंगे अगर पॉजिटिव सेंटेंस है तब। ठीक है, तो यहाँ पॉजिटिव ही है। तो हैड द ट्रेन लेफ्ट, क्या ट्रेन जा चुकी थी, यहाँ पे क्या आ जाएगा हैड। हैड द ट्रेन लेफ्ट, क्या ट्रेन जा चुकी थी। व्हेन यू रीच्ड एट द स्टेशन, जब तुम स्टेशन पहुंचे। तो हमारा सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 69। Which of the following pairs is mismatched with reference to masculine feminine? उसको अच्छे से याद करना है। हर एक पेपर में एक दो क्वेश्चन इससे जरूर मिलते हैं। बोर का सो सही है, बक का डो ये भी सही है, फॉक्स का विक्सन होता है ये भी सही। जो लास्ट वाला ऑप्शन है बक रैबिट का जो होता है वो डो रैबिट होता है, डो रैबिट। ठीक है, तो ये इसका ऑप्शन होगा, तो ये वाला हमारा इनकरेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 70। Which of the following is an example of indirect personal pronoun? Indirect personal pronoun का एग्जाम्पल कौन सा है जो रिफ्लेक्सिव हो। रिफ्लेक्सिव में सेल्फ वाला फॉर्म आता है, तो सेल्फ फॉर्म आपके सामने दो है, एक तो माई सेल्फ है, माई सेल्फ, और दूसरा है टू माई सेल्फ। देखिए अगर सिर्फ माई सेल्फ है तो ये डायरेक्ट पर्सनल प्रोनाउन होगा, डायरेक्ट पर्सनल प्रोनाउन। जब ये इनडायरेक्ट की बात करेगा तो फिर वहां पर टू माई सेल्फ आएगा। इसको आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के नियम से याद रख सकते हैं कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले टू नहीं लगता है, जबकि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले टू लगता है। इसका एग्जाम्पल देखेंगे अपन। जैसे मान लीजिए लिखा हो आई गेव हिम अ रिंग, मैंने उसे एक रिंग दी। एक सेंटेंस आपका ये टाइप है लिखने का। इसी का दूसरा तरीका क्या हो सकता है, आई गेव
a ring to him। ठीक है, यानी जब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले लगता है तो टू नहीं लगता है, लेकिन जब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो कि कोई सजीव ही होता है अक्सर केसेस में बाद में लगेगा तो फिर टू लगेगा। तो आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूल से इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71। In the expression teaching is a science, the underline word is, underline word क्या है ये हमें बताना है। तो ये यहाँ पर यूज हो रहा है एज अ जीरंड, जीरंड की तरह यूज हो रहा है। तो जब जीरंड की तरह यूज होगा तो अपन इसको कहेंगे कि ये वर्बल नाउन है। क्या है? वर्बल नाउन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 72 देखेंगे। इन द फॉर्मेशन ऑफ नाउन्स फ्रॉम वर्ब्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। वर्ब से नाउन बनाने के ये चार अपने को ऑप्शन दिए गए हैं कि एब्डिकेट से एब्डिकेशन बनता है, इसमें कौन सही नहीं है वो देखना है। पहला सही है, एब्डिकेशन से एब्डक्शन नहीं बनेगा, ये गलत है आपका। अडॉप्ट से अडॉप्शन बनेगा, ये सही है। अफेक्ट से अफेक्टेशन बनेगा, ये भी सही है। तो ये जो एब्डक्शन है, ये जो वर्ब है हमारी एब्डक्ट से बनता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 73। एडेड वॉवेल आफ्टर लास्ट कॉन्सोनेंट्स। देखिए इसको समझने के लिए एक नियम आपको ये समझना पड़ेगा कि जब हम एडेड अ वॉवेल आफ्टर द लास्ट कॉन्सोनेंट, ठीक है, एडेड अ वॉवेल द लास्ट कॉन्सोनेंट, लास्ट कॉन्सोनेंट से पहले एक वॉवेल को जोड़िए। तो पहला ऑप्शन ये होगा, दूसरा ये होगा। इसको समझने के लिए एक नियम ये देखिए अपन डिस्कस करते हैं कि जैसे मान लीजिए एक सेंटेंस लिखा है आई सॉ अ बॉय, फुल स्टॉप, द बॉय वाज ब्लाइंड। मैंने एक लड़का देखा जो अंधा था, या मैंने एक लड़का देखा वह लड़का अंधा था। तो जब पहली बार बॉय की बात की गई है तो ए लगा है, और जब दूसरी बार बात की गई है तो फिर उसके साथ में द लगा, यानी फेमिलियरिटी बढ़ने के साथ आप ए की बजाय फिर द का यूज करते हैं। ये भी नियम समझ सकते हैं, और यहाँ पर जो सेंस आ रहा है उसके अकॉर्डिंग भी ए और द लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74। हैव यू, देखिए द डोर टाइट, क्या तुमने दरवाजा टाइट मतलब जोर से अच्छे से बंद कर दिया है। तो यहाँ पर जो चार ऑप्शन है, जैसे शटेड है, शटेंड है, शट है या शैट है, ये तीन गलत है और जो ये वाला है वो सही है। तो यहाँ पर समझने वाली बात जो है, ये जो रूल है वो क्या है कि शट के जो तीनों फॉर्म होते हैं, शट, शट एंड शट, तीनों सेम होते हैं। और यहाँ थर्ड फॉर्म ही क्यों लगेगा, क्योंकि यहाँ पर हैव दिया है। हैव के देने की वजह से और मेन वर्ब के साथ होने से ये बनता है प्रेजेंट परफेक्ट, और प्रेजेंट परफेक्ट में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 75। ही द कॉलेज लास्ट ईयर। देखिए अभी पिछले क्वेश्चन में ही हमने बात करी थी कि जो लास्ट प्लस टाइम दिया होगा ना, तो हमेशा वहां पे क्या होता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो पास्ट इंडेफिनिट में अपन यूज क्या करते हैं, हर एक कर्ता के साथ में वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा ही लेफ्ट द कॉलेज लास्ट ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम डैश अस फॉर अ लॉन्ग टाइम नाउ। करेगी जो समस्या है हमें काफी लंबे समय से परेशान कर रही है। अब यहाँ पर सब्जेक्ट देखिए सिंगुलर है कि प्लूरल है, तो ये हमारी सिंगुलर है। सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब लगेगी वो भी सिंगुलर होगी, यानी हैज बीन ट्रबल्ड नहीं होगा। नहीं नहीं नहीं, नहीं। ट्रबल्ड नहीं होगा, यहाँ पे समय दिया है तो हैज बीन ट्रबलिंग होगा, कि हमें परेशान कर रही है लंबे समय से। ठीक है, हैज बीन ट्रबल्ड मतलब वो फिर पैसिव सेंस आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 77। ही इज डिसअपॉइंटेड एट नॉट टू सी एनी प्ले व्हाइल ही वाज इन कोलकाता। कह रहा है कि कोलकाता में रहते हुए वो कोई प्ले ना देखने जा पाया, इसके लिए वो डिसअपॉइंट है। डिसअपॉइंट का क्या मतलब है, निराश है।
तो यहाँ पर हैविंग गॉन का यूज करेंगे। हैविंग गॉन लगेगा यानी परफेक्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल और इसके साथ में प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। ठीक, क्योंकि ये बात जो है वो पास्ट की जा रही कि वहां रहते हुए नहीं जा पाया, इसलिए उसको अफसोस है। अफसोस बाद में हो रहा है, ये रहा पहले है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 78। द मैस्कुलिन जेंडर ऑफ गीज इज गेंडर होता है। ठीक है, इसी तरह से बी का ड्रोन होगा, मैस्कुलिन की बात कर रहे हैं, यानी जो ड्रोन है वो मैस्कुलिन होगा, जो बी है वो फेमिनाइन होगा। ड्रैक मैस्कुलिन होगा और जो डक है वो फेमिनाइन होगा। ठीक है, चलिए इनको याद करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हार्डली। देखिए हार्डली आ गया है पहले, तो उसके लिए कॉन्सेप्ट समझिए कि अगर किसी सेंटेंस की शुरुआत हार्डली या स्कार्सली से होती है तो उस सेंस में वर्ब का इन्वर्जन फॉर्म यूज किया जाता है। और एक शर्त इसमें क्या है कि वो इन्वर्जन जो फॉर्म होगा उसके साथ आप हैड का यूज करेंगे। तो हैड प्लस यहाँ पे सब्जेक्ट आएगा और फिर सब्जेक्ट के बाद में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। अब देखते हैं, यहाँ हार्डली दिया है और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म दी, बचा क्या, हैड प्लस सब्जेक्ट। तो यहाँ पर हैड प्लस सब्जेक्ट देखिए, यहाँ शी है, यहाँ डिड शी है, यहाँ शी हैड है, तो हैड प्लस शी। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। तो ये आपको कॉन्सेप्ट ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर चलेंगे अपन 80 में। क्वेश्चन नंबर 80 है द बॉस वांटेड टू नो, बॉस ये जानना चाहता था कि डन द जॉब, काम कैसे, हाउ आई हैड या दैट हाउ हैड आई या हाउ वुड आई हैव या हाउ हैड आई। यहाँ बहुत सीधा सा फंडा क्या है इसका कि जब किसी बात को या काम को जानने की बात की जाती है तो वो पहले तो हम हाउस जो होते हैं उस सेंटेंस को, उसके बाद में सब्जेक्ट और उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आती है। तो द बॉस वांटेड टू नो हाउ आई हैड डन द जॉब, हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं, ये आपका सब्जेक्टिव मूड है, आई विश। सब्जेक्टिव मूड का मतलब है कि एक काल्पनिक स्थिति जिसको कोई भी व्यक्ति जिसकी कल्पना करे लेकिन उसका होना असंभव हो, वो सब्जेक्टिव मूड कहलाता है। तो हर एक इसमें इस कंडीशन में हर सब्जेक्ट के साथ में वर्क का यूज होता है। आई विश आई वर अ किंग, ये नॉर्मल टेंस के रूल से बिल्कुल अलग है। अगर नॉर्मल टेंस के रूल की बात करेंगे तो वॉज लगना चाहिए, लेकिन ये क्योंकि ऐसी स्थिति बता रहा है जो हो भी सकती है, ये देखिए दिया है अनलाइकली है और इम्पॉसिबल है, या तो नहीं होगी या फिर ये तो नामुमकिन है। तो ऐसी कंडीशन में जब आई विश लगा हो और उसके बाद कोई भी करता हो तो सभी कर्ताओं के साथ चाहे एक वचन हो बहुवचन हो अपन वर का यूज करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए 82। माई एल्डेस्ट सन वाज अ स्कॉलर, इन द सेंटेंस माई एल्डेस्ट सन इज सब्जेक्ट है। अब यहाँ पर जो इन्होंने नियम लिया है वो क्या है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की बात करी है। सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट, ये किसी भी सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं। सब्जेक्ट में भी बहुत सारे शब्द हो सकते हैं और प्रेडिकेट में भी बहुत सारे शब्द हो सकते हैं। तो क्योंकि माई एल्डेस्ट सन के बाद ही हेल्पिंग वर्ब का यूज हो रहा है, इसलिए जो माई एल्डेस्ट सन होगा वो टोटल मिला करके एक सब्जेक्ट होगा। ठीक है, चलिए तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सब्जेक्ट है। वॉज अ स्कॉलर, ये पूरा आपका क्या है, प्रेडिकेट है, और प्रेडिकेट में वॉज बनेगा हेल्पिंग वर्ब और अ स्कॉलर जो है वो बनेगा इसका कॉम्प्लीमेंट, जो ये लिखा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 83। दे ग्रिन्ड एक्सीडेंटली स्मॉल क्वांटिटीज, एक्सीडेंटली स्मॉल इन द सेंटेंस इज अ, ये देखिए दे दिया है। अभी बात हुई है कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, तो दे के बाद क्या आ रहा है, मेन वर्ब, तो इसका मतलब जो दे है वो तो हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, और जो इसके बाद जो कुछ भी शब्द, जितने भी शब्द मिलेंगे वो सारे के सारे जो शब्द होंगे वो हमारे आएंगे प्रेडिकेट। प्रेडिकेटर क्या है, प्रेडिकेट है भाई, ये सही नहीं है, ये प्रेडिकेट, यहाँ पर सिर्फ ई बनेगा। ठीक है ना, ये प्रेडिकेट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 84। Which of the following pairs is mismatched in series of singular to plural? सिंगुलर से प्लूरल बताना है।
तो रेडियस का रेडी होता है, रेडियस क्या है, त्रिज्या हिंदी में बोलते हैं अपन। इसका प्लूरल क्या होता है, रेडी। मीडियम का मीडिया होता है, ब्यूरो का ब्यूरेक्स होता है। लेकिन यहाँ पर ये जो पेयर बनाया है ना इन्होंने, इसका क्रम उल्टा कर दिया है। जो क्राइटेरियन है ये सिंगुलर है, और जो क्राइटेरिया है ये आपका कैसा है, प्लूरल है। ठीक है, तो यही ढूंढना था अपने को, सिंगुलर टू प्लूरल लिखना है, प्लूरल से सिंगुलर को अलग करना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 85 की बात करेंगे। शशि रीड्स ऑल ऑफ द आर्टिकल्स ऑन मोलिक्यूलर बायोलॉजी। इसके ऊपर क्या दिया है, वन ऑफ फोर ऑप्शंस गिवन बिलो हैज द परफेक्ट फॉर्म ऑफ द टेंस ऑफ द गिवन सेंटेंस। जो चार ऑप्शन है ना उनमें कोई एक परफेक्ट फॉर्म है टेंस का इस सेंटेंस को दिखाने के लिए, तो उसको हमें ढूंढना है। तो इसको पढ़ लीजिए फिर से। शशि रीड्स ऑल ऑफ द आर्टिकल्स, पढ़ चुकी है होना चाहिए, पढ़ती है ऑल ऑफ द आर्टिकल्स क्या मतलब है, ये कोई रूटीन नहीं है। रूटीन में क्या आएगा कि जैसे शशि रीड्स एन आर्टिकल ऑन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी डेली एवरी डे, है ना, तब ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा। लेकिन सभी आर्टिकल्स की बात हो रही, मतलब वो काम कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो देख लीजिए, हैव नहीं लगाएंगे। सभी पढ़ चुकी है, काम कंप्लीट हो चुका है, इसका मतलब है कि इसमें होना चाहिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और जब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है तो उसमें दो सहायक क्रियाएं यूज होती हैं। पहली है आपकी हैज और दूसरी है हैव। हैव लगती है प्लूरल के साथ में, और जो हैज है वो लगती है सिंगुलर के साथ में। तो शशि क्योंकि सिंगुलर है इसलिए यहां पर शशि हैज रेड ऑल द आर्टिकल्स। ठीक है, हैज रेड ऑल द आर्टिकल्स ऑन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। नेक्स्ट 86। 86 में आइए, चूज द अप्रोप्रिएट आर्टिकल्स। आर्टिकल लगाइए भाई। आवर एट हाउस इज इनफ टू गिव यू एन इम्प्रेशन अबाउट द फैमिली दैट लिव्स देयर। कह रहे हैं कि घर में 1 घंटा इज इनफ टू गिव यू एन इम्प्रेशन, आपको ये प्रभाव डालने के लिए काफी है कि अबाउट द फैमिली दैट लिव्स देयर, कि तुम केयर करते हो उस परिवार की जो उस घर में रहता है। ठीक है, एन आवर, देखिए पहले तो ये आवर से शुरू है तो पहले तो एन लगेगा इसमें। बाद वाले में देखिए एन आवर एट आ हाउस, वैसे यहाँ पे द होना चाहिए। चलिए खैर, इन्होंने वो नियम नहीं माना है। इन्होंने नियम ये लिया है कि दो शब्द जो है वो एच से शुरू हो रहे हैं। पहले में एन लग रहा है भैया, ठीक है, और दूसरे में क्योंकि ये भी एच से शुरू है लेकिन यहाँ पे ए लगेगा, बस इतनी सी बात है। बाकी वैसे अगर आप देखिए आर्टिकल के नियम से तो फिर यहाँ पर द लगना चाहिए, एन आवर एट द हाउस, क्योंकि हाउस जो है जिससे कहा जा रहा है उसी को, उसी से रिलेट करता है और वो उस घर को जानता होगा, परिचित होगा। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एमपीटीजीटी 2018। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 86 हो गया, 87 में आ जाइए। द वर्ड विथ, चूज द वर्ड विथ द अप्रोप्रिएट सफिक्स दैट गिव्स द नाउन फॉर्म ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। ऐसा शब्द चुनिए जिसमें कोई सफिक्स लगा हो और इस अंडरलाइन शब्द का वो क्या बनाता हो भाई, नाउन बनाता हो, है ना। नाउन, गिव्स द नाउन। परसेप्टिव है, परसेप्टिव मीन्स क्या होता है, ज्ञान विषयक, ज्ञान से रिलेटेड, अनुभव करने में सक्षम। इसमें आप नेस लगा दीजिए, परसेप्टिव, परसेप्टिवनेस, ये आपका नाउन हो जाएगा। नेस से क्या शो होता है भाई, नाउन फॉर्म शो होता है। शन से नाउन फॉर्म शो होता है ना। चलिए, यूज द आर्टिकल, द टीचर ड्रू अ ट्री ऑन द ब्लैक बोर्ड होगा। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन है, केरला टीजीटी 2015। 89 देखिए, क्वेश्चन नंबर 89, यूज अप्रोप्रिएट टेंस। इट heavily rain heavily for a week, the wells are overflowing। कह रहे हैं कि एक हफ्ते से भयानक बारिश हो रही है या मूसलाधार बारिश हो रही है, इसलिए द वेल्स आर ओवरफ्लोइंग, जो कुएं हैं ना वो भर गए हैं पूरी तरह से। तो क्वेश्चन नंबर 90 की अगर बात करें, आई हैव नेवर
चलिए थोड़ा सा यहाँ पर अपन फिर से देख लेंगे, यहाँ शायद रिकॉर्डिंग पॉज हो गई थी, तो इस सेंटेंस को फिर से देखेंगे। इट ब्लैंक रेन हैवली फॉर अ वीक, एक हफ्ते से बारिश हो रही है। द वेल्स, और जो कुएं हैं वो ओवरफ्लोइंग, वो बहने लगे, यानी पानी जो है कुओं में पूरी तरह से उनकी नाक तक, कह दें कि गर्दन तक भर आया है। तो देखिए यहाँ पर प्रेजेंट टेंस है और फॉर के साथ में यहाँ पर समय दिया है, तो उसका मतलब है कि प्रेजेंट परफेक्ट में जाएगा, तो हैज बीन रेनिंग, इट हैज बीन रेनिंग हैवीली फॉर अ वीक, द वेल्स आर ओवरफ्लोइंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 90, आई हैव नेवर ईटन, मैंने कभी नहीं खाया ऐसा मीठा मैंगो, या ऐसा मीठा आम, इतना अच्छा आम। तो ऐसा के लिए अपन क्या लगाते हैं भाई, सच लगाते हैं। अच्छा, एक चीज जो हमें समझने वाली है वो क्या है, समझ लीजिए कि अगर यहाँ पर मैंगोज ना होता, ठीक है, तो क्या करते हैं, अगर ये एस अपन रिमूव कर दें, सिर्फ मैंगो करें नाइस मैंगो, तो फिर यहाँ पर सच आ नाइस, है ना, ये फ्रेज चलता है इसके साथ। अब क्योंकि मैंगोज है तो हम सिर्फ सच लगा देंगे। चलिए नेक्स्ट 91, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब ड्वेल, ड्वेल वर्ब का हमें पास्ट बताना है भाई। चलिए ऑप्शन हमें उस साइड मिलेंगे। 91, ड्वेल्स नहीं होगा, ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट फॉर्म हो गया, ड्वेलिंग कॉन्टिन्यूअस फॉर्म हो गया, ड्वेल्ट, ये वाला ऑप्शन हमारा सही है। डोल कोई भैया नहीं होता इसका, ना फर्स्ट ना सेकंड ना थर्ड ना फोर्थ। नेक्स्ट है 92, which of the following is the past participle for an adverb rip, rip का पास्ट पार्टिसिपल बताइए। जब भी आपसे पास्ट पार्टिसिपल पूछा जाएगा तो पास्ट पार्टिसिपल का मतलब है वो आपसे पूछ रहा है कि उसका थर्ड फॉर्म क्या है। ठीक है भाई, थर्ड फॉर्म ही वर्ब का होता है जो उसका पास्ट पार्टिसिपल कहलाता है। तो क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन, रिप्ट हो जाएगा। और क्योंकि यहाँ पर आई, यहाँ पर जो रिप लिखा है वो पी यानी कॉन्सोनेंट से पहले क्या आ रहा है, वॉवेल, तो जब वो कॉन्सोनेंट से लास्ट कॉन्सोनेंट से पहले जब वॉवेल आता है तो उसको जब आप उसमें कोई सफिक्स जोड़ेंगे तो लास्ट वाला कॉन्सोनेंट जो है वो डबल हो जाता है, ये भी रूल ध्यान रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट टेंस इन द फॉलोइंग सेंटेंस, फॉलोइंग सेंटेंस में करेक्ट टेंस को चूज कर लीजिए भाई। ही सेड दैट ही वाज गोइंग टू ईट इट, उसने कहा कि वो खाने जा रहा था, ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस होगा। पास्ट कॉन्टिन्यूअस क्यों होगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है वॉज या वर, ठीक है, वॉज या वर मिल गया। अब यहाँ पर जो प्लस मेन वर्ब रहेगी वो फर्स्ट फॉर्म और प्लस आईएनजी रहेगी, ठीक है। अगर यहाँ पर वॉज के बजाय इज होता तो इसका मतलब है कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होता, अगर यहाँ पर हैज होता तो उसका मतलब है ये प्रेजेंट परफेक्ट होता, ठीक है। पास्ट परफेक्ट कब होता जब हेड का यूज किया गया होता, तो क्योंकि वाज प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी है तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 94, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द बिसीच का बिसॉट होता है, ये थोड़ा सा ध्यान रखिए, ये इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि ये लीक से हट के है। बिसीच का नॉर्मली जो आप सोचेंगे तो बिसीच जो सोच पाएंगे, ठीक है ना, बिसीच, लेकिन होता क्या है, बी शॉर्ट होता है। देखिए डायरेक्शन भाई, टिक द वर्ब फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 95 से 99 तक हमें वर्ब का सही फॉर्म चूज करना है। फेल्योर का फेल्ड हो जाएगा, सही है। नेक्स्ट मैनेजमेंट का मैनेज हो जाएगा, ये भी सही है। नेक्स्ट कंफ्यूजन का क्या होगा, कंफ्यूज होगा, कंफ्यूजर का होता है भाई। चलिए रॉबर का क्या होगा, रॉब हो जाएगा, ये ऑप्शन हो गया, रॉब से रॉबर बनता है। डिलीवरी का डिलीवर हो जाएगा, ठीक है, ये हमारे 99 तक हो गए। चलिए ही ड्रिंक्स टी एवरी मॉर्निंग, वो सुबह सुबह चाय पीता है, प्रेजेंट सिंपल यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात हो रही है। सेशन की शुरुआत में ही शायद इस तरह का कोई सेंटेंस आया था जिसमें अपन ने कहा था कि जब किसी प्रेजेंट टाइम के रूटीन की बात की जाए, रूटीन की बात करी जाए और वो जो रूटीन हो वो किसमें हो, प्रेजेंट में हो, रूटीन किसमें हो, प्रेजेंट में हो, तो उसको हम सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अगर
सब्जेक्ट आपका एक वचन है तो ऐसे आई एस लगा देंगे, और अगर बहुवचन है तो ऐसे एस नहीं लगाएंगे। तो इस स्ट्रक्चर से अपन किसी भी प्रेजेंट टाइम के रूटीन को क्या करते हैं, शो करते हैं। और जो प्रेजेंट टाइम का रूटीन होता है या क्या होती है, हैबिट होती है। जैसे कहते हैं राम और श्याम रोज स्कूल जाते हैं, रूटीन भी है और हैबिट भी है। तो ये भी आपकी क्या कहलाएगी, तो ये जो दोनों हैं प्रेजेंट और रूटीन, ये जब प्रेजेंट सॉरी रूटीन और हैबिट दोनों जब प्रेजेंट में होंगे ना, तो वहां पर टेंस आता है आपका प्रेजेंट इनडेफिनिट। ठीक है भाई, प्रेजेंट इनडेफिनिट आता है। चलिए, आज हम 100 तक पहुंच चुके हैं। आज के लिए इतना काफी है। उम्मीद है कि सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो हमारा हमारा हौसला बढ़ाने के लिए थोड़ा सा लाइक शेयर कर दिया कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ें तो थोड़ा क्लास लेने में फिर और ज्यादा मजा आने लगे। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे।